हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। जो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट है इफेक्ट ऑफ dilution on conductance, conductivity and molar conductance। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर आयंस होंगे, कैटायन एनायंस होंगे, ठीक है। और मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने इसमें वाटर मिला रहा हूँ, ठीक है भाई। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का कम होना। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब उसके डाइल्यूशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्लियर है। तो अगर हम सॉल्वेंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो इसके कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पे इसके साथ क्या क्या एक्सीडेंट होता है, क्या क्या जो है इसके साथ घटनाएं घटती हैं, इसके बारे में हम बात क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो पॉइंट नंबर 1, अनडाइल्यूशन। आयनिक इंटरफेरेंस, जो आयंस के बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है, आयनिक इंटरफेरेंस, जो आयनिक इंटरफेरेंस होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे लेक्चर में बात किया था कि दो तरह के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। तो मैंने कहा था कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, पॉजिटिव कर्नल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, आयनिक इंटरफेरेंस। मतलब होता क्या है कि जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो मान लीजिए कि कोई आयन जो है, मान लेते हैं कैटायन जा रहा है कैथोड पे क्या होने के लिए, डिपाइट होने के लिए, ठीक है। कैटायन जा रहा है कैथोड पे डिपाइट होने के लिए। तब तो कोई दूसरा कोई आयन आया और उसको क्या कर दिया, कोलाइड कर दिया, उसको धक्का लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए जा रहा था इस पर कैथोड पे डिपाइट होने, तब तो कोई आयन आया, उससे कोलाइड किया, अब उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या वो डिपाइट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो वो आयंस, जो आयंस मूव कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, उनको मूव करने के लिए अब स्पेस क्या मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा। मान लीजिए कि 10 आयंस थे, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 10 आयंस थे और सॉल्यूशन कितना था, 1 लीटर। अब मुझे 1 लीटर वाटर मिला दिया, तो अब सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर से कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। आयंस तो अभी भी उतने ही है, 10 ही आयंस है। तो जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वाटर मिलाया, उसके कंसंट्रेशन को कम किया, मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाया, तो पहले वो आयंस जो 10 आयंस थे वो 1 लीटर में मूव कर रहे थे। अब वह 10 आयंस कितने लीटर मूव कर रहे हैं, 2 लीटर मूव कर रहे हैं। अब उनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, और अगर स्पेस ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब एक आयंस का दूसरे आयंस के प्रति जो इंटरफेरेंस है, जो डिस्टर्बेंस है, वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये आयंस आसानी से क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। तो
तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो आयनिक आयनिक इंटरफेरेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब एक आयन का दूसरे आयन के प्रति जो इंटरफेरेंस होता है वह क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वहीं अगर सेकेंड बात करते हैं कि मोबिलिटी ऑफ आयन, जो आयन होते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज, जो आयंस की मोबिलिटी होती है वह क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जो आयंस की मोबिलिटी होती है, जो आयंस मूव कर रहे हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले वो आयन कम वॉल्यूम में मूव कर रहे थे तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा थे, तो एक आयन दूसरे आयन को क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। अब जब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो उस आयन की मोबिलिटी क्या कर जाएगी, पहले से क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो आयंस क्या करेंगे, और फास्ट मूव करने लगेंगे, क्योंकि अब उनको मूवमेंट के लिए बड़ा वॉल्यूम मिल गया। क्लियर है? तो ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो दो चीजें होती हैं। क्या क्या? आयनिक आयनिक इंटरफेरेंस डिक्रीज है, आयन आयन के प्रति जो इंटरफेरेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और आयंस की मोबिलिटी जो होती है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि नोट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात करते हैं, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर यही सॉल्यूशन कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। देखिए ये दोनों चीजें तो चाहे हमारा सॉल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, चाहे वो सॉल्यूशन हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का हो। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उन इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं कि जिनको वाटर में डालने पे वो 100% अपने आयंस में क्या कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको वाटर में डालने पे उनका डिसोसिएशन पार्शियली होता है, वो 100% डिसोसिएट नहीं करते। तो होता क्या है कि अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पहले से क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस पहले से क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। किस केस में? कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, तो नंबर ऑफ आयन जो होते हैं वो पहले से क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। क्योंकि 100% डिसोसिएट तो किया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप वाटर मिलाते जाते हो तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ब्रेक करने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं अपने आयंस में। ठीक है, जिससे नंबर ऑफ आयंस क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ये दो कंडीशन होता है, लेकिन अगर वही वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा तो ये तीन केस होंगे। कौन कौन? आयन आयन इंटरफेरेंस डिक्रीज करेगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ आयंस कुछ क्या करने लेंगे, इंक्रीज करने लेंगे। क्लियर है? तो अब हम इन तीनों का हेल्प लेकर के, खासतौर से हम इन्हीं दो की याद करते हैं, इन दोनों का हेल्प लेकर के हम बता सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस, अब क्वेश्चन ये है कि सर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर मैं डाइल्यूट कर दूं। तो देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस हम बोलते हैं द एस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कैरियर का काम कौन करता है, आयंस करते हैं, जो फ्री आयंस होते हैं। अब ये जो आयंस होते हैं अगर इनको मूवमेंट करने के लिए अगर अच्छा स्पेस मिलता है तो आयंस आसानी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, और कंडक्टेंस को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका जो कंडक्टेंस होता है, उसका कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है, उसका कंडक्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंडक्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि जो आयनिक आयनिक इंटरफेरेंस होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है और आयनिक आयन के प्रति जो इंटरफेरेंस होता है वह क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिससे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, आसानी से फ्लो होगी। और हम कहते ही हैं क्या, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, द ऐसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी जितनी आसानी से फ्लो करेगी
कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को डाइल्यूट किया तो उस केस में क्या हुआ कि आयनिक आयनिक इंटरफेरेंस क्या कर गया, जो आयन आयन के प्रति इंटरफेरेंस हो गया वो डिक्रीज कर गया, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या कर गया, बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी होता क्या है। तो हमने पीछे लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कितना ml है, 1 ml है, और इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 10 आयंस है। तो इस 10 आयंस के कारण जो भी कंडक्टेंस आएगा वही उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा। अब अगर मैंने इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, मान लीजिए हमने इसमें 1 ml वाटर और मिला दिया, तो अगर हमने 1 ml वाटर और मिला दिया तो अब हमारा टोटल ये सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 ml हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन जो टोटल कितना हो गया, 2 ml हो गया। तो 2 ml हो गया, तो अगर 2 ml में अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इस एज्यूम करते हैं कि अगर 1 ml में 10 आयंस है, तो अब 2 ml में कितने आयंस हो गए, 10 आयंस हो गए। और पर ml बात किया जाए तो पर ml आयंस कितने हो गए, 5 आयंस हो गए। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है। तो पहले हमारा 1 ml में 10 आयंस थे, हमने 1 ml वाटर और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 2 ml। तो अब हमारा जो आयंस हो गया वो 2 ml में कितने हो गए, 10 आयंस हो गए। तो पर ml आयंस कितने हो गए, तो पर ml जो आयंस हो गए वो कितने हो गए, 5 आयंस हो गए। तो अब हमारा 1 ml में कितना आयंस हो गए, 5 आयंस हो गए। तो नंबर ऑफ आयंस पहले से क्या कर गया, नंबर ऑफ आयंस पहले से हमारा डिक्रीज कर गया, पर ml आयंस हमारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और अगर पर ml आयंस हमारा डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब कंडक्टेंस भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और कंडक्टेंस डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या कप्पा बुलाते हैं। तो चूंकि जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो पर ml आयंस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और पर ml आयंस के कम होने से कंडक्टेंस क्या होगा, पर ml का कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट करता है, तो आप बोलोगे कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे कंडक्टिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि पर ml आयंस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। पर ml आयंस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले ये बताइए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, हम बोलते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कितना ml है, मान लेते हैं कि 1 ml है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो हमसे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना है। जब मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वॉल्यूम से कोई मीनिंग नहीं है, मतलब किससे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से। अब वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर में है कि 5 लीटर में, कि 1 ml में है कि 5 ml में है कि 10 ml में है, वो कितने भी वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 1 मोल चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 ml में है,
तो इसका जो भी कंडक्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें हमने 1 ml वाटर मिला दिया, तो अब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कितना हो गया, 2 ml। तो अभी भी तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 1 ही मोल है, तो पहले ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 ml में था, अब यह 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने ml में हो गया, 2 ml में हो गया। तो अब इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को मूवमेंट करने के लिए स्पेस क्या मिल गया, ज्यादा मिल गया, मतलब मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या कर गया, बढ़ गया। अब चूंकि ये आयंस दूर दूर हो गए, वॉल्यूम ज्यादा मिल गया, अभी आयंस दूर दूर हो गए, तो एक आयंस का दूसरे आयन के प्रति जो अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। आयन आयन के प्रति जो इंटरेक्शन है वो क्या कर गया, कम हो गया। तो आयनिक आयनिक इंटरफेरेंस कम हो गया, आयंस की मोबिलिटी बढ़ गया, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसका कंडक्टेंस भी क्या कर गया, बढ़ गया। इट मीन्स दैट कि मोलर कंडक्टेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, मोलर कंडक्टेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका मोलर कंडक्टेंस क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज कर जा रहा है और आयनिक आयनिक इंटरफेरेंस क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर इसी में हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, चलिए हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है कि हम बोलते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। तो फिर वही चीज हम यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml था, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था। अब मैंने हमारी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ कि वो जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था उनके लिए स्पेस ज्यादा मिल गया। अब स्पेस ज्यादा हो गया तो उससे क्या हुआ कि आयन आयन के प्रति इंटरफेरेंस क्या हो गया, कम हो गया, और मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या कर गया, बढ़ गया, जिससे वो जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस क्या कर गया, बढ़ गया। इट मींस दैट कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, क्या क्या ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे कंडक्टेंस क्या क्या, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये तीनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उनके पीछे रीजन क्या है, आयनिक आयनिक इंटरफेरेंस का कम होना और आयंस की मोबिलिटी का क्या कर जाना, बढ़ जाना। लेकिन वहीं अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि पर ml आयंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पर ml आयंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, जैसे समझिएगा मेरे पास कोई ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो आपने क्या कहा कि उसका मोलर कंडक्टेंस क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, मोलर कंडक्टेंस क्या कर जाए, बढ़ जा रहा है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और डाइल्यूट किया और बढ़ा, और डाइल्यूट किया और बढ़ा, और डाइल्यूट किया और बढ़ा। एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके बाद से अगर आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, तो उसके मोलर कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उस केस में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या हम बोलते हैं इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है।
और डाइल्यूट किया और बढ़ा, और डाइल्यूट किया और बढ़ा। एक ऐसा टाइम आएगा कि अब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस केस में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसका जितना डाइल्यूशन होना था वो डाइल्यूशन हो चुका, अब इससे ज्यादा उसका डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, या हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मतलब मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया, एक लिमिट में हो गया। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, लैम्डा एम इंफिनिटी या हम बोलते हैं लैम्डा एम जीरो। ठीक है। अब इसी को समझने के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो आप क्या बताओगे, तो हम बोलते हैं कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी मोलर कंडक्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था डीवाई हकल। दो लोग थे, डीवाई हकल एक ये थे और दूसरा थे ओसंगर। ठीक है, डीवाई हकल एंड ओसंगर, इन्होंने मिलकर के एक इक्वेशन दिया, डीवाई हकल जिसको ओसंगर इक्वेशन बोलते हैं। क्या था यह, लैम्डा एम सी लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी। इन्होंने यह एक इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन के बेसिस पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है उन्होंने इसको बताया। अगर मान लीजिए इसके लिए मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिए, अगर मैं इसको मान लूं y, इसको मान लूं mx और इसको क्या मान लूं c। ठीक है, y mx c। देखिए तो चलिए इसको हम एक बार जो है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस y एक्सिस पे मैंने ले लिया लैम्डा एम सी। लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, लैम्डा एम सी क्या है, तो लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आप ले रहे हो। और लैम्डा एम इंफिनिटी क्या है, तो हम इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और सी क्या है आपका, सी आपका है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन ले रहे हो। और बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर है कांस्टेंट, बी क्या है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए y एक्सिस पे मैंने क्या लिया, मोलर कंडक्टेंस लिया एट एनी कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे क्या लिया, x एक्सिस पे लिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसका स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहा हूं इस कंसंट्रेशन पे, अगर इस कंसंट्रेशन में मैं कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहा हूं तो मैंने क्या देखा कि इसका जो है मोलर कंडक्टेंस जो इतना आ रहा है। देखिए जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और राइट से लेफ्ट जा रहा है तो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, घट रहा है। घटना मतलब कंसंट्रेशन घटना मतलब डाइल्यूशन का बढ़ना। तो मैं ये कर रहा हूं कि इस कंसंट्रेशन पर उसका मोलर कंडक्टेंस इतना है। अगर मैंने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो देखिए कंसंट्रेशन घटा, मोलर कंडक्टेंस क्या कर गया, बढ़ गया। आप खुद देखिए यहाँ पर मैं इस लाइन को मैं अगर ड्रा करूं, ठीक है, तो देखिए इस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस इतना है, हमने कंसंट्रेशन को कम कर दिया। देखिए कंसंट्रेशन मैंने कम किया तो डाइल्यूशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो देखिए मोलर कंडक्टेंस बढ़ गया। फिर हमने कंसंट्रेशन को और कम किया तो देखिए मोलर कंडक्टेंस और बढ़ गया।
तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या हमको ये क्या मिल रहा है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। और इसी लाइन को मैं क्या करता हूं, अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये लाइन y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, देखिए यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन घटते घटते यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इस जीरो कंसंट्रेशन या इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी मोलर कंडक्टेंस आया उसको हमने क्या बोला, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, आप खुद देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या है, लैम्डा एम इन्फिनिटी, जो कि सी इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्लोप कितना बता रहा है, तो जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस बी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अगर ऐसे देखिए कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है, घट रहा है। मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है, घट रहा है। और अगर मैं इधर से कहूँ कि कंसंट्रेशन घट रहा है मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो कंडक्टेंस घटते 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 जब 0 हो गया, मतलब कंडक्टेंस घटते घटते जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बन गया। मतलब कि अब इससे ज्यादा इसके मोलर कंडक्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट ये देखा गया कि ये वाला जो लाइन है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लाइक KCl, NaCl, Na2SO4, इन्हीं सब के लिए क्या है, वैलिड है। जबकि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आते हैं, अगर हमारा सोल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का है तो उस केस में हमने देखा कि ग्राफ कुछ हमारा ऐसा मिल रहा है, ठीक है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा मिल रहा है। किस केस में, अगर हमारा सोल्यूशन कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, HCN हो गया। तो इस सब के केस में हमको ग्राफ कैसा मिला, कुछ ऐसा मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या, ग्राफ को हमको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, नहीं था, ऊपर उठ गया, फिर सीधे जाना चाहिए था, ऊपर उठ गया, सीधे जाना चाहिए था, फिर ऊपर उठ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने आगे आपको पढ़ाया, जब इफेक्टर डाइल्यूशन में हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बढ़ जाता है। क्या, कि डाइल्यूशन जैसे जैसे करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस भी क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और आयंस के बढ़ने से क्या होगा कि मोलर कंडक्टेंस थोड़ा थोड़ा क्या कर जाता है, हर डाइल्यूशन पे बढ़ता जाता है। तो ग्राफ हमारा सीधे ना करके ऐसे कर्व आता है, और जब कर्व आता है तो ये जाके वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर पाएगा, इसको बता पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस फार्मूला से या इस इक्वेशन से, इस ग्राफ से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो निकाल लेते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। ये ग्राफ जो है कई बार जो आपसे जो बोर्ड में जो है क्लास 12 के बोर्ड में डीवाई हकल-ओसंगर का इक्वेशन का पूछा जाता है, प्लस आपको ये ग्राफ दे देगा और कहेगा दिस इज द ग्राफ नंबर, या ग्राफ नंबर 1, दिस इज द ग्राफ नंबर 2, और कहेगा ये बताइए ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लाइन किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये लाइन किसके लिए, वीक के लिए। या कह देगा बताइए इसमें एसिटिक एसिड के लिए कौन सा लाइन वैलिड है, या कह देगा बताइए इसमें NaCl के लिए कौन सा लाइन वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह से हम डीवाई हकल-ओसंगर इक्वेशन का यूज करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके। इसके बाद से आपका आता है कोहलर्स लॉ। तो देखिए कोहलर्स लॉ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कोहलर्स लॉ, कोहलर्स लॉ, कोहलर्स लॉ क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कोहलर्स ने ये कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन्होंने क्या कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं हम, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है।
तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू किसके, सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन at infinite dilution, at infinite dilution with multiple of its stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। अच्छा, stoichiometric coefficient क्या होता है? तो जब भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करते समय हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर यूज करते हैं उसको बोलते क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोलस ये कहता है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए हम बात करते हैं NaCl का, ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl की बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो ये होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन और प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन। इसके आयंस के मोलर कंडक्टेंस के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं MgCl2 की, तो कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयन और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड। अब चूंकि यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na2SO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो क्या होगा, सोडियम आयन कितने हैं 2 और सल्फेट आयन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू कोलर्स लॉ। तो कोलर्स ने क्या कहा, कोलर्स ने ये कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन, उसके आयंस के मोलर कंडक्टेंस के सम के, कौन से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो यही आपका कोलर्स लॉ है। अब कोलर्स लॉ का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसको देखिए। तो अगर हम कोलर्स लॉ के एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइंड आउट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या कर सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों की वैल्यू चाहिए, इन दोनों वैल्यू ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एसीटेट आयन और H+ आयन तो हमारे फ्री स्टेट में तो मिलते नहीं है कि हम उनका मोलर कंडक्टेंस निकाल पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई ऐसा जो है, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा जो है यहाँ पर 5T चार्ज अटैच कर देते हैं, 5T आयन, जिससे कि ये स्ट्रांग हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर सोडियम आयन को अटैच कर दूं तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। अब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग डिवाई-हकाउ-संगर का इक्वेशन का यूज करके हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो H+ आयन है उस केस में हम क्या लगा देते हैं, कोई ऐसा आयन लगा देते हैं कि जिससे ये भी स्ट्रांग हो जाए, तो ये भी स्ट्रांग हो गया, HCl हो गया। अब चूंकि निकालना हमको एसिटिक एसिड है, तो जिसको हमने जोड़ा है उसको, उसके मोलर कंडक्टेंस को लेकर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया, इसमें से NaCl का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल करके इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट
डाइल्यूशन। आप खुद देखिए, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो क्या निकल के आएगा, खुद बताइए। CH3 COO माइनस और ये क्या आएगा H प्लस साइन इज इक्वल टू क्या होगा CH3 COO माइनस और यहाँ क्या होगा Na प्लस और ये क्या हो जाएगा H प्लस Cl माइनस Na प्लस और क्या हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है ना, हम इसको देख रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये माइनस होगा ना, ठीक है, माइनस माइनस, तो Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, तो देखिए आपका वैल्यू वही आ रहा है। तो जो मैंने ऐड किया था उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि अगर आप मोलर कंडक्टेंस आप वाटर के लिए लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो वाटर को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो इस H प्लस आयन में कोई ऐसा एनायन ऐड कर दीजिए जिससे कि स्ट्रांग हो जाए। चलिए मैंने ऐड कर दिया Cl माइनस, इसको मैंने H से प्लस से क्या दिया HCl बना दिया, इसको मैंने OH से क्या कर दिया NaOH कर दिया, ये भी दोनों स्ट्रांग हो गया। और जिसको मैंने ऐड किया उसको हमने माइनस कर दिया। क्या ऐड किया हमने Cl और Na, तो यहाँ से NaCl को क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आया मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलस लॉ का यूज करके हम लोग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तो एप्लीकेशन इसका ये हुआ। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका यूज करके हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई एसिड है तो क्या यूज करें, KaC अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो हम कह सकते हैं कि सर Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर, या हम कह सकते हैं क्या कि सर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka/C। अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम है तो अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा को यहाँ रख करके और किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस दिया है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोलस लॉ का यूज करके हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैटरी एंड कोरोजन। ठीक है, तो आगे का चैप्टर हम बैटरी और कोरोजन को लेकर के डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के बैटरी होते हैं, उनके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और कोरोजन क्या होता है, और कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।